वह उसे छू नहीं पा रहा था, चाहे वह अपनी रीढ़ को कितना भी खींच ले या उसके पॉलिश किए हुए जूते ठंडे संगमरमर के फर्श पर कितना भी जोर लगा ले। फ्रेम उसकी पहुंच से कोसों दूर था। चंदन की अगरबत्ती की महक भारी थी, इतनी घनी कि दम घुटने लगे। यह उस गंभीर सभा पर एक स्थिर कफन की तरह छाई हुई थी, जो हृदय त्रिपाठी को उसकी अपनी तुच्छता का एहसास करा रही थी। सामने ऊंची महोगनी दीवार पर उसकी माँ की तस्वीर उसके देखकर मुस्कुरा रही थी। सुमित्रा देवी सुंदर थी, अपनी जवानी में भी जमी हुई और पूरी तरह से अगम्य। हृदय के हाथों में गेंदे के फूलों की माला थी। उसके कसकर भींची हुई हाथों की पकड़ भी नारंगी पंखुड़ियों पहले ही कुचली जा चुकी थी। उसे कोई स्टूल चाहिए था। हृदय आवाज शोक मनाने वाले की तीसरी पंक्ति से आई। इसके बाद एक दबी हुई तरल हंसी सुनाई दी, जो शांत हॉल में गूंज गई। हृदय का गला एक सूखे तार की तरह खिंच गया। उसके कॉलर बोन में जकड़े जाने का वही चिर परिचित दम घोटने वाला दबाव महसूस हुआ, जिससे उसका सीना खोखला होने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि कौन फुसफुसा रहा है। उसके सौतेले भाई सिद्धार्थ का एक अमीर परजीवी दोस्त, जिसे पारिवारिक एकजुटता के नाम पर यहाँ बुलाया गया था। उसे कोशिश करने दो। एक और आवाज आई, जो इतनी तेज थी कि छत तक सुनाई दी। शायद अगर वह जोर लगाए तो 1 इंच बढ़ जाए। कुछ और खिलखिलाहटें सुनाई दी, धीमी तीखी, जैसे सुइयां उसकी त्वचा से चुभ रही हो। 32 साल की उम्र में हृदय 10,000 करोड़ की संपत्ति का एकमात्र कानूनी वारिस था। लेकिन इस कमरे में, अपने ही घर के भारी क्रिस्टल झूमरों के नीचे, वह एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। वह पीछे हटा। उसकी एड़ियों की आवाज ठंडे फर्श पर गूंजती। उसने पास में एक लकड़ी की कुर्सी देखी, लेकिन अपनी माँ की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर के सामने स्टूल रखने का ख्याल उसे अपनी अयोग्यता की सार्वजनिक स्वीकृति जैसा लगा। मैं उन्हें सम्मान भी नहीं दे सकता, मैं उन्हें अलविदा कहने के लिए पर्याप्त ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच सकता। लाओ बेटा, मैं कर देती हूँ। गायत्री आगे आई। उसकी आवाज में एक बनावटी मातृत्व की मिठास घुली हुई थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सूखी थी, लेकिन उसमें नकली दुख का सागर था। उसने हृदय के कांपते हाथों से माला ली और उनकी अंगुलियां गर्म थी, लेकिन उसके स्पर्श ने हृदय को पीछे हटने पर मजबूर किया। उसने बड़ी ही सहजता से माला को फ्रेम के ऊपर डाल दिया। गायत्री ने भारी हाथ से उसके कंधे को थपथपाते हुए फुसफुसाया, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम्हारा दिल बड़ा है। हृदय भले ही उससे बात अधूरी छोड़ दी और फुसफुसाते हुए मेहमानों की ओर एक उदास उपकार जताने वाली मुस्कान दी। वह निहारते हवा की में तैर रहा था, भारी और घिनौना। भले ही तुम्हारा शरीर छोटा है, भले ही तुमने उसे मार डाला। हृदय का हाथ अनजाने में उसकी कलाई की ओर गया। उसने अपनी तीनों के नीचे खींचा ताकि उसके हाथ छिप जाएं। आज उसकी माँ की पुण्यतिथि थी। आज उसका जन्मदिन भी था। उन्होंने एक ऐसे लड़के को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया था, जो कभी अपने पिता की ऊंचाई का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अचानक भव्य हॉल में भारी डबल दरवाजे जोर से खुले। प्रार्थना सभा की गंभीर चुप्पी एक पार्टी हॉर्न हॉर्न की तेज आवाज धातु जैसी आवाज से टूट गई। सरप्राइज! रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों की एक भीड़ कमरे में दाखिल हुई, जिसकी अगुवाई एक महिला कर रही थी, जिसके हाथ में एक गोल्ड गिम्बल था। अपूर्वा! उसने एक जीवित बैंकलेस लाल ड्रेस पहनी थी, और जो शोक के साथ श्वेत समुद्र के बीच एक ताजे घाव की तरह चमक रही थी। उसकी 5 फुट 8 इंच की कद काठी 4 इंच की हील्स के कारण और भी लंबी लग रही थी। वह लाइव स्ट्रीम कर रही थी। क्या आप लोगों इसे देख रहे हैं? अपूर्वा ने अपने फोन के कैमरे में चिल्लाते हुए कहा। कमरे के बीचों बीच जल रही थी पवित्र अग्नि को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हम त्रिपाठी हवेली में लाइव हैं, और देखिए बर्थडे बॉय कौन है। वह हृदय की ओर बढ़ी। उसकी हिल्स आक्रामक रूप से क्लिक कर रही थी। उसके गिम्बल का कैमरा उसके साथ साथ घूम रहा था। हृदय पीछे हट गया। अपू प्लीज, अभी नहीं, यह पूजा है। ओह, इतने नीरस मत हो। छुटुक! अपूर्वा हंसी। उसने कैमरा सीधे उसके चेहरे पर घुसा दिया। मेरे फॉलोअर्स दिन भर से मेरे नन्हे पॉकेट प्रिंस को देखने का इंतजार कर रहे हैं। छुटकू! पॉकेट प्रिंस, ये नाम उसके कानों में पिघले हुए मोम की तरह लग रहे थे। उसकी स्क्रीन पर लाइव चैट तेजी से चल रही थी।
उपहास भरे इमोजी और बढ़ते दर्शकों की संख्या का एक धुंधलापन था। वह कितना छोटा है, क्या वह वाकई उसका मंगेतर है? वह उसके छोटे भाई जैसा लग रहा है। लोली, स्ट्रीम को हाय बोलो नटू। अपूर्वा ने जोर दिया। उसने उसका कंधा पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। शारीरिक अंतर बहुत ज्यादा था। वह बेमुश्किल उसके कंधे पर पहुंच रहा था। उसने अपने फोन को नीचे की ओर झुकाया, जिससे उसका छोटा शख्स ढांचा और उसके विशाल कद के सामने आ गया। उसके पीछे सिड और रिया भीड़ से बाहर निकले, एक विशाल कई परतों वाला जन्मदिन का केक लेकर के, जिस पर चमकती हुई आतिशबाजी हो रही थी। हैप्पी बर्थडे बड़े भैया, सिड ने उपहास करते हुए कहा। उसकी आंखों में एक क्रूर विजयी चमक थी। हमने सोचा था कि तुम्हें थोड़े रोमांच की जरूरत है। यह जगह किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही है। यह उनकी माँ की पुण्यतिथि है। सिद्धार्थ, एक कोने में एक भारी कमजोर आवाज आई। यह पिता थे। वह अपनी भारी मोटराइज व्हीलचेयर में बैठे थे। उनका ब्याह हिस्सा उस स्ट्रेक के कारण पूरी तरह जम चुका था, जिससे उनकी ताकत छीन ली थी। ये उसकी आंखें और जो भी बहुत तेज हुआ करती थी, अब कांच जैसी हो गई है और बेबस दहकते गुस्से से भरी थी। गायत्री ने तेजी से व्हीलचेयर के सामने आकर पति को कैमरे से ओझल कर दिया। अरे अब बच्चों को खुश होने दो प्रिय, यह एक खुशी का दिन भी हो तो है। मोमबत्ती बुझाओ चुटकू, अपूर्वा ने जोर दिया। उसकी आवाज तीखी और मांग भरी हो गई थी। वह केक को करीब ले आई और पार्टी स्पार्क कर्ल से की चिंगारी सुमित्रा देवी की तस्वीर के पास खतरनाक रूप से उड़ रही थी। नहीं, हृदय ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल एक फुसफुसाहट थी। क्या कहा तुमने? अपूर्वा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखें सिकोड़ गई और उसने कैमरा उसी पर बनाए रखा। मेरा स्ट्रीम खराब मत करो हृदय, 50,000 लोग देख रहे हैं, उन्हें बुझाओ। उसने केक की ओर देखा। उसने उस चमकीले रंग की आइसटिंग को देखा और जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे ओवर लिटिल किंग। उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी, जो अब सस्ते पार्टी स्पार्कलर्स के रासायनिक धुएं से थोड़ी ढक गई थी। वह इसलिए मर गई थी कि मैं जो जी सकूं, और मेरे जीवन की कीमत बस इतनी है। मैंने कहा नहीं। हृदय पीछे हट गया। उसकी सांसें उखड़ रही थी। प्लीज यहाँ से जाओ। अप्पू का चेहरा बिगड़ गया। उसने फोन को थोड़े नीचे किया। हालांकि स्ट्रीम चालू थी। वह नीचे झुकी। उसकी आवाज एक कठोर जहरीली फुसफुसाहट में बदल गई थी। तुम एहसान फरामोश छोटे से अजीब इंसान, मैं तुम्हारे साथ यहाँ आकर तुम पर एहसान कर रही हूँ, लोगों को यह सोचने देकर कि तुम्हारे जैसे कद का आदमी मुझ जैसी महिला को संभाल सकता है। मेहमान देख रहे हैं। कुछ अपने फोन ऊपर उठाए हुए और तमाशे में रिकॉर्ड कर रहे थे। हृदय ने अपने पिता की ओर देखा। बूढ़ा आदमी कांप रहा था। उसका दाहिना हाथ उसके शरीर का एकमात्र हिस्सा, जिसमें अभी भी जीवन का थोड़ा सा संपंदन बाकी था, व्हील चेयर के अर्थ में रेस्ट को इतनी जोर से पकड़ रख रहा था कि चमड़ा चरमरा रहा था। पिता की आंख से एक आंसू निकला, जो उनकी झुर्रियों वाले गाल पर लुढ़क गया। उसके पिता खड़े होने चाहते थे, वह चिल्लाना चाहते थे, वह इन परजीवियों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, लेकिन वह नहीं कर सकते थे। वह अपने ही टूटे हुए शरीर में कैद थे, मजबूर थे यह देखने के लिए कि उनका इकलौता बेटा दुनिया के सामने टुकड़ों में बिखर रहा है। हृदय चौंधी जाती रोशनी के बीच खड़ा था, पूरी तरह अकेला, भीड़ के उपहास भरी हंसी और अपने पिता के मुंह पर दर्दनाक सिसकियों के सामने बेनकाब। हृदय ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह शोर, व्यक्ति की रोशनी और अपूर्वा की वह जहरीली सांसें, सब कुछ किसी बंद कमरे में गूंजती गूंज की तरह उसे तोड़ रही थी। तभी उसने अपने पिता को व्हीलचेयर की धीमी घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। कड़कड़ाहट। व्हीलचेयर का पहिया संगमरमर के फर्श पर थोड़ा सा घिसा। इसे बंद करो। उसके पिता की आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी, जो उसके बेजान शरीर से बिल्कुल अलग थी। वह हल्का रहे थे, लेकिन हर शब्द में हुक्म की गूंज थी। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। मेहमानों के हाथ, जिनमें फोन थे, ठिठक गए। अपूर्वा ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन कैमरे को नीचे नहीं किया। अंकल, यह बस एक बर्थडे सरप्राइज है, माहौल को हल्का होने दीजिए। मौत सालगिरह है,
और उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाकर अपूर्वा की ओर देखा। उनकी नजर में इतनी आग थी कि अपूर्वा के चेहरे का आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगा गया। और मेरे बेटे की गरिमा का सौदा मेरे घर में नहीं होगा। हृदय को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर जमे हुए उस पत्थर को हटा दिया है। पहली बार उसने अपने पिता की आंखों में वह हृदय दिखा जो अक्सर ही दुनिया के सामने छिप जाता था। अपूर्वा ने चिढ़कर अपना फोन बंद कर लिया और एक नकली मुस्कान के साथ पीछे हट गई। ठीक है, जैसा आप कहे, वैसे भी मुझे उस ऊब भरी जगह में रहने का कोई शौक नहीं है। उसे सिड की और इशारा किया और वे सब उस तरह बाहर निकल गए जैसे किसी सस्ते शो के बाद रंगमंच खाली हो रहा हो। केक वहीं रह गया, उसकी मोमबत्तियां बुझ चुकी थी और जलती हुई अस्तबत्तियां को धुआं और कमरे एक की छत पर एक गहरे काले निशान की तरह फैल गया था। हृदय धीरे से अपने पिता की ओर बढ़ा। उसने कांपते हाथों से व्हीलचेयर के हैंडल को थामा। पापा, उसके पिता ने अपनी वही हाथ जो आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए रहा था, धीरे से ऊपर उठाया और हृदय की कलाई को छू लिया। उसकी अंगुलियों की पकड़ में आज एक अद्भुत ताकत थी। हृदय, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लोग अक्सर सोचते हैं कि जिसकी कद काठी छोटी होती है उसका दिल भी छोटा होता है। वे गलत हैं। सबसे ऊंचे पेड़ सबसे जल्दी टूटते हैं, लेकिन जो जमीन से जुड़े रहते होते हैं वही तूफान में भी खड़े रहते हैं। हृदय की आंखों में पानी भर आया। उसने झुककर अपने पिता के माथे को चूमा। उन्होंने मुझे अपमानित किया पापा, पूरी दुनिया के सामने नहीं। पिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्होंने अपनी असली चेहरा दिखाया और तुमने अपनी चुप्पी से अपनी गरिमा बचाई है। अब वक्त आ गया है कि यह हवेली तुम्हारी हो, न कि उनकी। तभी हॉल के अंधेरे कोने में से गायत्री की परछाई दिखाई दी। वह हाथ में एक फाइल लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब बनावटी मिठास थी, बल्कि एक ठंडी पेशेवर खामोशी थी। आपकी इच्छा पूरी हो गई हृदय, गायत्री ने शांत से कहा, लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ। 10,000 करोड़ की संपत्ति और ये सारे अधिकार अब तुम्हारे हो सकते हैं। बस तुम्हें एक वह दस्तावेज साइन करना है जो मैंने आज सुबह तैयार किया था। हृदय चौंक गया। कौन सा दस्तावेज? गायत्री ने फाइल आगे बढ़ाई। इसमें लिखा हुआ है कि तुम अपनी कंपनी की सारी बागडोर सिद्धार्थ को सौंप दोगे। तुम बस एक नाम मात्र के वारिस रहोगे। बदले में तुम्हें यह घर और वह आजादी मिलेगी जिसकी तुम चाहना रखते हो। हृदय ने अपनी माँ का तस्वीर की ओर देखा और वह तस्वीर जिसे छूने के लिए आज उसे अपूर्वा की मदद लेनी पड़ी थी। फिर उसने अपने ही पिता के कांपते हुए हाथ को देखा जो अभी भी उसकी कलाई थामे हुए था। पापा, हृदय ने फाइल को बिना देखे मेज पर रख दिया। क्या मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं बिना किसी सहारे के अपनी माँ की तस्वीर को माला पहना सकता हूँ? उसके पिता की आंखों में एक चमक आई। तुम पहले से ही खड़े हो बेटा, बस फर्क इतना है कि तुम अब यह देखना है कि तुम किस दिशा में चलते हो। हृदय ने फाइल उठाई और उसे दो टुकड़ों में फाड़ दिया। मैं कुछ भी नहीं बेचूंगा गायत्री आंटी, हृदय ने बड़ा दृढ़ता से कहा। न तो अपनी विरासत और न ही अपना स्वाभिमान। हाल ही में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा दम तोड़ने वाला नहीं था, बल्कि किसी बड़े तूफान के आने का संकेत था। हृदय को अब अपने कद की चिंता नहीं थी, उसे अब अपनी ताकत का एहसास हो गया था। गायत्री के चेहरे पर उसी क्षण जो खामोशी छाई है वह किसी हार की स्वीकृति नहीं, बल्कि एक हिंसक प्रतिरोध की आगाज थी। लेकिन हृदय अब वह लड़का नहीं था जिसे छुटकू कहकर डराया जा सके। उसने अपने पिता की व्हीलचेयर को सीधे मुख्य द्वार की ओर मोड़ा और पीछे से चिल्लाते सिद्धार्थ की बातों को अनसुना कर दिया। अगले 3 महीने किसी युद्ध से कम नहीं थे। सिद्धार्थ ने और गायत्री ने उसे बदनाम करने की हर कोशिश की और सोशल मीडिया पर उसे अक्षम वारिस साबित करने के लिए अभियान चलाए। लेकिन हृदय ने अपनी पहचान कद से नहीं बल्कि अपने दिमाग से बनाई। उसने कानूनी दावपेच और अपनी मेहनत से सिद्धार्थ ने उन सारे परजीवी दोस्तों को पर्दाफाश कर दिया। कंपनी का पैसा गलत तरीके से बाहर ले जा रहे थे। अंततः जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई, हृदय आत्मविश्वास से भरे एक सूट में मीटिंग रूम के अंदर गया। उसके साथ उसके पिता थे जो आज संकल्प की शक्ति से अपने पैरों पर खड़े थे। हृदय ने जब दरवाजा खोला तो सिद्धार्थ और गायत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। हृदय ने अपनी माँ की तस्वीर अपने डेस्क पर रखी थी और कहा कि मेरे कद का मजाक उड़ाने वालों को यह याद रखना चाहिए कि नींव हमेशा जमीन के नीचे से ही
होती है, लेकिन इमारत उसी पर टिकी होती है। सिद्धार्थ और गायत्री को पुलिस ले गई और धोखाधड़ी धोखाधड़ी के पुख्ता सबूतों ने उनकी सारी साजिशों को राख कर दिया। उस शाम हृदय ने उसी हॉल में प्रवेश किया जहां उसकी मां की तस्वीर थी। उसने कोई स्टूल नहीं लिया और ना ही किसी की मदद मांगी। उसने बस एक गहरी सांस ली और अपनी मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़कर मां की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ा दी। उसने खुद को साबित कर दिया कि वह छोटा नहीं है, बल्कि एक ऐसे आसमान की तलाश में था जो उसे अपनी शर्तों पर उड़ने दे। क्या ऊंचाई ही इंसान की पहचान होती है? हृदय त्रिपाठी एक 32 साल का युवा जिसकी दुनिया उसके कद का वजह से छोटी कर दी गई थी। लोग उसे छुटकू कहते थे और उसने कमजोर समझते थे, लेकिन वे भूल गए थे कि तूफान का जोर लंबाई से नहीं, उसकी तीव्रता से मापा जाता है। जब अपनों ने धोखा दिया, तब उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया था। ये कहानी ने अपमान से सम्मान तक की सफर की। इसलिए अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि वे किसी से कम हैं। और ऐसी ही मोटिवेशनल और इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें।